नमस्कार। अभी तक हमने पढ़ा था मॉडर्न हिस्ट्री में टाइमलाइन यानी कि क्रोनोलॉजी। थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक था, चलिए उसको छोड़ते हैं। अब नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसमें हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश फ्रांसीसी संघर्ष यानी कि आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष यानी कि एंग्लो फ्रांस वार, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखते हैं, पहले यहाँ पर थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए आप। ओके ओके ओके। तो चलिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये क्वेश्चन इस पे बहुत आए हैं, या तो कर्नाटक युद्ध के सन आए हैं या फिर उनसे संबंधित संधियां आई हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात कर लेते हैं। तो 1746 से 1748 ईस्वी तक ये चला और ये था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। यहाँ पर हो रहा था, लेकिन इससे संबंधित कारण क्या था? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से संबंधित था। और इसके बाद संधि होती है एक्स ला सापेल। ला सापेल की संधि भी कहते हैं, एक्स ला कई बार और कई बार बोलते हैं इसको सिर्फ ला सापेल की संधि 1748 ईस्वी में होती है। और प्रथम कर्नाटक युद्ध में ये पूछा जाता है किसकी विजय हुई, तो फ्रांसीसियों की विजय हुई। इससे उसका जो गवर्नर जनरल था डुप्ले, उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई कि हम और अंग्रेजों को हरा सकते हैं। इसके बाद होता है, जब प्रथम हो जाएगा तो द्वितीय तो होगा ही होगा। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी तक चला और इसका कारण था हैदराबाद और कर्नाटक के आंतरिक मामले में दोनों का उलझ जाना। और इस युद्ध के बाद 1754 में होती है पांडिचेरी की संधि। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बन के आता है कि पांडिचेरी की संधि किस युद्ध के बाद हुई? प्रथम कर्नाटक, द्वितीय कर्नाटक, तृतीय कर्नाटक। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद होती है पांडिचेरी की संधि 1754 ईस्वी में। और अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों, परिणाम क्या होते हैं? अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों ने भारतीय राजाओं एवं नवाबों के आंतरिक मामलों में दखल न देने का वादा किया और फ्रांसीसी प्रमुख को हानि हुई और अंग्रेजों का प्रभुत्व द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद से बढ़ गया। तो प्रथम 1746 से 48, द्वितीय 1749 से 54। प्रथम में हुई ला सापेल की संधि और द्वितीय में हुई पांडिचेरी की संधि। तृतीय में क्या होता है? तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 तक चला। यह देखिए 58, 5, 63, लेकिन 58 और 63 भी काउंट करोगे तो सप्तवर्षीय से ये प्रभावित था। और इसके बाद 1763 में होती है, 1763 में होती है पेरिस की संधि। पेरिस की संधि, ठीक है, पेरिस की संधि। और 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश कंपनी ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से हरा दिया, माने बिल्कुल फ्रांसीसियों का प्रभुत्व ही खत्म कर दिया। वांडीवास का युद्ध कई बार आया है, तो सन याद रखोगे 1760। और जीता कौन? इंग्लिश, हारे कौन? फ्रांसीसी। बात खत्म। तो पहले युद्ध में होती है ला सापेल की संधि, दूसरे में होती है पांडिचेरी की संधि, ठीक है, और इसके बाद होती है पेरिस की संधि। पेरिस की संधि तो कैसे याद रखोगे? मैंने याद रखा है, एलपीयू नाम सुना होगा ना, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो एलपीयू से पढ़ के पेरिस गया। तो पहले में ला सापेल की संधि, दूसरे में पांडिचेरी की या पुडुचेरी बोलते हैं तो पुडुचेरी की संधि, और तीसरे में पेरिस की संधि। इसके बाद युद्ध और युद्धों के बाद जो संधियां हुई उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसमें कई बार क्वेश्चन आया है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1767 से 1769 ईस्वी के बीच। और इस युद्ध के बाद होती है हैदर अली व अंग्रेजों के बीच मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 1784 ईस्वी के बीच। और इसके बाद होती है मंगलौर की संधि 1784 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि किसके किसके बीच मंगलौर की संधि हुई, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। किसके किसके बीच मद्रास की संधि हुई? हैदर अली व अंग्रेजों के बीच। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया, तो हैदर अली पहले आए थे, तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया, तो टीपू और अंग्रेजों के बीच। सन बहुत कम आते हैं, फिर भी आप देखना चाहें तो 1767 1769 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और 1780 से 1784 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब बात करते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। तो 1790 से 92 तक चला। इसके बाद होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में
टीपू व अंग्रेजों के बीच, यह है मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, 1792 में टीपू व अंग्रेजों के बीच। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर किसके किसके 1799 ईस्वी में मैसूर का अधिकांश भाग अंग्रेजी साम्राज्य में हो जाता है, शेष भाग हिंदू वंश के राजकुमार कृष्णराज को सौंपा और वेलेजली ने, लॉर्ड वेलेजली जिसको बोलते हैं, कृष्णराज से सहायक संधि कर ली। तो यहाँ पर कर्नाटक युद्ध हुए 3 और आंग्ल मैसूर युद्ध हुए 4, ये भी आपको संख्या याद रखनी है। अब बात करते हैं जिससे और एक टॉपिक जिससे खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं, 1857 का विद्रोह। तो 1857 का विद्रोह एक नज़र में, तो विद्रोह के भारतीय नायक, समय, केंद्र, ब्रिटिश नायक उस समय कौन थे और दमन का समय, ये आप देख लीजिए। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर एवं बख्त खां के नेतृत्व में 11-12 मई 1857 को विद्रोह का समय होता है और ब्रिटिश कौन होता है वहाँ पर अधिकारी, निकलसन और हडसन। और 21 सितंबर 1857 को यह विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। कानपुर में नाना साहब व तात्या टोपे होते हैं जो विद्रोह को नायक होते हैं। और 5 जून 1857 को विद्रोह शुरू होता है और कानपुर में होता है अंग्रेजों की तरफ से कैंपबेल। और 6 सितंबर 1857 को इस विद्रोह को कानपुर में दमन कर दिया जाता है। इसके बाद लखनऊ में ये पूछा है कहाँ कौन, तो लखनऊ में 4 जून 1857 को क्रांति शुरू होती है। बेगम हजरत महल वहाँ पर लीड कर रही होती हैं और कानपुर लखनऊ दोनों जगह पर कैंपबेल होता है और मार्च 1858 में आके वहाँ पर विद्रोह का दमन किया जाता है। झांसी और ग्वालियर याद ही होगा, जून 1857 रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे यहाँ पर मोर्चा संभाल लेते हैं और होता कौन है, यूरोज। और 3 अप्रैल 1857 को यहाँ पर विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। और इलाहाबाद बनारस में होते हैं लियाकत अली, ये 6 जून 1857 को विद्रोह शुरू होता है और इलाहाबाद में कौन आता है, कर्नल नील। 1858 में विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। जगदीशपुर यानी कि बिहार में कुंवर सिंह होते हैं और अगस्त 1857 विद्रोह शुरू होता है। और विलियम टेलर विसेंटायर बिहार में होते हैं, 1858 में विद्रोह का दमन होता है। बरेली इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है, जून 1857 विद्रोह शुरू होता है। खान बहादुर खां वहाँ पर नेतृत्व करते हैं भारतीयों की तरफ से और विलियम टेलर ये वहाँ पर अंग्रेजों की तरफ से होता है। 1858 में इसका भी दमन कर दिया जाता है। फैजाबाद इंपॉर्टेंट, मौलवी अहमद उल्ला और 1857 यहाँ पे शुरू होता है। कर्नल नील यहाँ पर भी होता है 1858। इसके बाद अजीज मुल्ला फतेहपुर से लीड करते हैं 1857 में, यहाँ पे भी विद्रोह शुरू होगा। 1857 की जब क्रांति ही है और जनरल रेनार्ड वहाँ पर होते हैं, कहाँ पर, फतेहपुर में। और 1858 में विद्रोह का पूर्णतः दमन कर दिया जाता है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता कालीन महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक का। तो सबसे पहली पुस्तक है बंदी जीवन, इनके लेखक हैं सचिंद्र नाथ सान्याल। इंडियन होम रूल के लेखक हैं महात्मा गांधी। इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। इंडिया टुडे रजनी पाम दत्त। नेशन इन मेकिंग के हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया के B.R. अम्बेडकर। अनहैप्पी इंडिया के लाला लाजपत राय। गीता रैस, बाल गंगाधर तिलक। भवानी मंदिर बरिंदर कुमार घोष। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब भगवती चरण बोहरा। और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जरूर पढ़ना आप, ये महात्मा गांधी की किताब है। इसके बाद सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तराने हिंद मोहम्मद इकबाल। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गादास लिखते हैं। द इंडियन स्ट्रगल, ये तो आपको याद होना ही चाहिए, सुभाष चंद्र बोस। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये उसमें इकोनॉमिक्स में पूछ लेते हैं। आनंद मठ कई बार सुना होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। विजय लक्ष्मी पंडित। फ्रीडम एट मिडनाइट लैरी कॉलिंस। डोमिनिक लेपियर। इंडियाज पास्ट आर्थर ए मैकडोनाल्ड। इंडिया एंड इंडियन मिशन अलेक्जेंडर डफ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम V.D.
सावरकर, और नील दर्पण कई बार आया है, नील दर्पण इम्पोर्टेंट है, दीन बंधु मित्रा के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं, हिंट्स फॉर सेफ कल्चर लाला हरदयाल, इंडियन फिलोसफी राधा कृष्णन, लाइफ डिवाइन इम्पोर्टेंट है अरविंद घोष, सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू, नेशंस वॉइस राधा कृष्णन, गैदरिंग स्टॉर्म लेपियरे कॉलिंस, एसेज ऑन गीता अरविंद घोष। देखिए जितनी आध्यात्मिक हैं परंतु इंग्लिश में किताबें हैं उनमें लेखक आपको अरविंद घोष मिल जाएंगे। इंडिया ए नेशनल एनिवेसेंट लिखते हैं, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये कई बार आया है, आर.सी. दत्त लिखते हैं, और इंडियन रेनेसा ये लिखते हैं C.F. एंड्रूज, क्रिसेंट मून पोस्ट ऑफिस इम्पोर्टेंट, क्रिसेंट मून और पोस्ट ऑफिस ये हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, माई अर्ली लाइफ हिंद स्वराज महात्मा गांधी, और ये इंपॉर्टेंट रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म ये महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे लिखते हैं। द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म भीमराव अम्बेडकर इम्पोर्टेंट, इंडियन डायरी ये भी इम्पोर्टेंट, S. मॉन्टेग्यू जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए थे वही वाले मॉन्टेग्यू, कमेंट्रीज ऑन द कुरान सैयद अहमद खान लिखते हैं, इंडियन मिरर फिर से इम्पोर्टेंट, केशव चंद्र सेन लिखते हैं द ग्रेट रिवेलियन, अशोक मेहता, समिति याद है ना अशोक मेहता, पंचायती राज भाई वाले अशोक मेहता। प्लानिंग इन इंडिया लिखते हैं M.N. रॉय, द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ये भी M.N. रॉय की रचना है, इंडिया इन ट्रांजिशन ये भी M.N. रॉय की रचना है। वाई आई एम एन एथीस्ट इम्पोर्टेंट, शहीद भगत सिंह की रचना है, एन इंडियन पिलिग्रिम ये सुभाष चंद्र बोस की रचना है। साम्यवाद ही क्यों राहुल सांस्कृतायन की रचना है, समाजवाद ही क्यों जयप्रकाश नारायणन यानी कि JP नाम से बुलाते हैं उनकी रचना है। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की रचना है। असबाब बगावत हिंद सर सैयद अहमद खां की रचना है। भारत दुर्दशा कई बार आया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। गांधी बनाम लेनिन भी कई बार आया है, ऐसे डांगे की रचना है। अभ्युदय नरेंद्र कोहली की रचना है। ठीक है, तुहफतुल मुहाद्दीन राजा राम मोहन राय की रचना। यंग इंडिया लाला लाजपत राय इम्पोर्टेंट, यंग इंडिया लाला लाजपत राय की, और इंडिया टुडे रजनी पामदत्त कई बार आया है। आर्किटेक्ट होम इन द आर्यंस ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आर्किटेक्ट होम इन द आर्यंस बाल गंगाधर तिलक की रचना है। द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एनी बेसेंट की रचना है। वेकअप इंडिया एनी बेसेंट की रचना है। सर्वोदय महात्मा गांधी की, हिंद स्वराज महात्मा गांधी की, और असरार ए खुदी, जर्ब ए कलीम, मुसाफिर और सिकवा ये सब मोहम्मद इकबाल की रचना है। और फिर से इम्पोर्टेंट द मिस्ट्री ऑफ स्टेफोर्ड क्रिप्स ये राम मनोहर लोहिया की रचना है। और तर्जुमन उल कुरान अबुल कलाम आज़ाद की रचना है। इसके बाद आगे देखते हैं। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की है, गोरा रविंद्रनाथ टैगोर की है। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया AR मसानी की है। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी जवाहरलाल नेहरू, विश्व इतिहास की झलक जवाहरलाल नेहरू, सोज ए वतन इम्पोर्टेंट मुंशी प्रेमचंद, और टुवर्ड्स स्ट्रगल इम्पोर्टेंट JP नारायणन, और द रेनेसा इन इंडिया महर्षि अरविंद, इंडिया अनरेस्ट लिखते वैलेंटाइन सेरोल, और इम्पोर्टेंट रामकृष्ण हिज लाइफ एंड सेइंग, मैक्स मूलर हिंदुत्व इम्पोर्टेंट, VD सावरकर गांधी और गांधीवाद ये भी इम्पोर्टेंट, पट्टावी सीतारमैया, द वर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ सरोजनी नायडू। आप प्रमुख नारों के बात कर लेते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल का नारा है। आराम हराम
पंडित जब इससे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा पैट में। आराम हराम है पंडित जवाहरलाल नेहरू की रचना। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू। देख रहे हो साइकिल वाले उस जमाने से थे। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल। और इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। दिल्ली चलो जय हिंद का नारा इम्पोर्टेंट सुभाष चंद्र बोस। और ये थी इम्पोर्टेंट विश्व विजयी तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता और पार्षद। अब अपने प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और आध्यात्मिक जो गुरु रहे उनके प्रमुख कथन के बारे में बात कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की तो इनके तो एक एक कथन इम्पोर्टेंट है। इनमें क्या कहा है कि जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में से लेकर जाकर मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। आज हमारे देश को आवश्यकता है लोहे के स्नायुओं तथा इस्पात की नाड़ियों की। केवल धर्म से भूख शांत नहीं हो सकती। हमारी अपनी मातृभूमि के लिए दो महान धर्मों हिंदुत्व तथा इस्लाम का सहयोग ही एकमात्र आशा है। और लिखते हैं उसके आगे, वो कहते हैं दुनिया के सभी दूसरे राष्ट्रों से हमारा अलगाव ही हमारे पतन का कारण है, यानी कि और शेष दुनिया की धारा में समा जाना ही इसका एकमात्र समाधान है। इसके आगे वो बोलते हैं स्वामी विवेकानंद, यहाँ पर लिख देते हैं, हमारे सामने खतरा है कि हमारा धर्म रसोई घर में बंद ना हो जाए। हम केवल हमें मत छुओ के समर्थक हैं। इसके बाद स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मेरा ईश्वर पीड़ित मानो। जब तक लाखों लोग भूखे तथा अज्ञान से ग्रस्त हैं, मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही कहूँगा जो उनके खर्च पर शिक्षा पाकर भी उन पर कोई ध्यान नहीं देता। और इसके बाद लास्ट लाइन उनकी है कि दुनिया में अगर कोई पाप है तो वह है निर्बलता। इसके बाद टू नेशन थ्योरी वाले रहमत अली का स्टेटमेंट क्या रहता है कि हिंदुस्तान एक महादेश है, वह एक राष्ट्र नहीं बल्कि दो राष्ट्र हैं, एक हिंदू और दूसरा मुसलमान। ये कहता है रहमत अली। इसके बाद लाला लाजपत राय जी क्या कहते हैं कि मेरे शरीर पर पड़ी एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगी। और इसके बाद कहते हैं, वो दूसरा स्टेटमेंट उनका था कि हर मूल्य पर स्वावलंबन यानी कि आत्मनिर्भर लाला लाजपत राय का सपना था। इसके बाद आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार पटेल क्या कहते हैं कि यदि शरीर का कोई अंग खराब हो जाए ना तो उसे काट कर फेंक देना ही ठीक है, ताकि शरीर के अन्य भागों में जहर ना फैले। अब बात करते हैं लोकमान्य तिलक की। तो वो कहते हैं कि यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो मैं ऐसे ईश्वर को भी मान्यता नहीं दूंगा। और उसके अलावा क्या कहा था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या कहते हैं कि इस दरिद्रता के समान दरिद्रता वाणिज्य के इतिहास में शायद ही कभी रही हो। बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में चारों ओर फैली हुई थीं। लॉर्ड मैकाले क्या कहता था कि हमें हिंदुस्तानियों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना है जिसका रंग और रक्त भले ही भारतीय हो, लेकिन वह अपनी अभिरुचि विचार नैतिकता और बुद्धिमत्ता से अंग्रेज हों, यानी कि आज़ादी के पहला भाषण भी अंग्रेजी में दें। ना साउथ इंडियन को समझ आया कि हुआ क्या, ना नॉर्थ इंडियन को समझ आया कि हुआ क्या। पहला भाषण वी द पीपल ऑफ इंडिया व्हेन द वर्ल्ड इज स्लीपिंग, बस कह दिया, हो गया काम। इसके बाद नारायण गुरु कहते हैं मैं एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर में विश्वास करता हूँ। अब बात करते हैं विंस्टन चर्चिल की कि अब तो सत्ता दुर्जनों बदमाशों और लुटेरों के हाथ में चली जाएगी। वे आपस में खूब लड़ेंगे और भारत राजनीति के झगड़ों में खो जाएगा। और इसी तरह भारत ने यूके को पछाड़ दिया है इकोनॉमी में और आगे बढ़ गया है। और इनका ये विचार था कि आज़ादी के बाद सत्ता दुर्जनों बदमाशों लुटेरों के हाथ में चली जाएगी, खूब लड़ेंगे, भारत राजनीति के झगड़ों में खो जाएगा।
चर्चिल आगे लिखते हैं, मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री का पद ग्रहण नहीं किया है। सर सैयद अहमद खां का विचार था कि हिंदू मुसलमान भारत के दो नेत्र हैं। और जवाहरलाल नेहरू, क्या हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। गांधी जी की जब मृत्यु हो गई तो जवाहरलाल नेहरू का उनके प्रति स्टेटमेंट था, यानी कि इतना सम्मान था कि उन्होंने लिखा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। वल्लभ भाई पटेल, इनका कहना था कि यदि हमने पाकिस्तान की मांग, मतलब अलग पाकिस्तान देश बनाने की मांग स्वीकार नहीं की तो देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे। तो कई ज्ञानी इसको पढ़ के कहते हैं, देखा उन्होंने कहा था कि टू नेशन थ्योरी पाकिस्तान में बनना चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने कहा था तब कई जगह पर, पंजाब से लेके बंगाल में हर जगह पर दंगे चल रहे थे और जो पाकिस्तान की मांग करने वाले हैं वो हिंदुओं को बराबर मार रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हमने ये मांग स्वीकार नहीं की तो देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे और बीमारी को तो जड़ से हटाना ही है। स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं कि भारत भारतीयों के लिए है और वेदों की ओर लौटो का भी नारा देते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं कि, आगे देखते हैं, सभी कार्य सत्य और असत्य पर विचार करके ही करने चाहिए। सत्य को ग्रहण करना चाहिए और असत्य को त्याग देना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग होना चाहिए। और उनका मत था कि बुरा से बुरा स्वदेशी राज्य, यानी कि हमारा भारत जैसा भी है अगर स्वदेशी हो, आज़ाद हो, तो अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। नहीं, हम लोग रोने लगते हैं, चाइना में देख लो, यहाँ देख, अरे भाई जैसा है हमारा है, अच्छा है, अपना तो है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो उनके कौन से प्रमुख नारे, एक तो दिल्ली चलो, दूसरा जय हिंद। यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पे दिया था, जर्मनी में जाके दिया था नारा जय हिंद। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने मलेशिया में आज़ाद हिंद फौज को संबोधित करते हुए नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके बाद उनका एक और स्टेटमेंट है कि अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त करना है। साथ ही मैं आपको और अपने सभी देशवासी भाई बहनों को इसमें शामिल होने का आह्वान करता हूं। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के बारे में स्टेटमेंट दिया था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, स्तर नहीं उठाते। और आगे लिखते हैं, बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। अब बात करते हैं महात्मा गांधी के स्टेटमेंट के बारे में। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि अहिंसा हमारी प्रजाति का धर्म है, जैसे हिंसा पशु का धर्म। आज के ज़माने में होते गांधी तो उन्हें पशु विरोधी पेटा वाले करार देते कि हिंसा पशु का धर्म कैसे होता है, कि आजकल लोग बात पकड़ने वाले ज़्यादा हैं, पहले मान लेते थे। तो महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है, अहिंसा हमारी प्रजाति का धर्म है, जैसे हिंसा पशु का धर्म है। परंतु अगर केवल कायरता और हिंसा दोनों में से एक को चुनना हो तो मैं हिंसा को चुनने की सलाह दूंगा। यहाँ पे भी गांधी जो कहते हैं ना, हम गांधी के विचारों से चलने वाले हैं जी, हमको आतंकवादियों फांसी पे नहीं लटकाना चाहिए। गांधी ये भी कह गए कि हाँ, अहिंसा हमारी प्रजाति का धर्म है और हिंसा पशु का है, लेकिन अगर कायर और हिंसा करना हो, यानी कि आतंकवादियों को मारना हो, तो मैं हिंसा चुनने की सलाह दूंगा। इसके अलावा महात्मा गांधी का एक और बहुत अच्छा स्टेटमेंट था कि धर्म हर व्यक्ति का निजी मामला है, इसे राजनीति या राष्ट्रीय मामलों से नहीं जोड़ना चाहिए। कितना बढ़िया स्टेटमेंट था। इसके बाद उनका अगला स्टेटमेंट था कि बुराई के साथ असहयोग उतना ही उचित कर्तव्य है जितना कि भलाई के साथ सहयोग। सबने अवज्ञा आंदोलन से पहले महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि हमने घुटने टेक कर रोटियां मांगी और किंतु उत्तर में हमें क्या मिले, पत्थर। और एक और स्टेटमेंट था, मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंखों के आंसू पहुंचना होगा।
महात्मा गांधी का एक और स्टेटमेंट था जब वर्धा अधिवेशन के दौरान उन्होंने कहा था कि भारत की बाजू से मैं एक ऐसा आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा, जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा। और एक और स्टेटमेंट था कि भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा, जब तक मैं जीवित हूं तब तक भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा। और एक और स्टेटमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो, यह भी महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। अब बात करते हैं पुंजालाल ठक्कर के बेटे मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। तो मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में का स्टेटमेंट है, अब हम एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं जहां हमें संदेश की भाषा छोड़ देनी चाहिए। मुस्लिम लीग ही समूचे मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है। संदेश की भाषा मतलब समझ रहे हैं? ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट अटैक करो। फिर जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है, एक दिन आएगा जब भारत उसे याद करेगा और उसका सम्मान करेगा। इन्होंने किसके बारे में कहा? नागालैंड की रानी गैडेन ल्यू के संबंध में कहा था। और 1935 के अधिनियम को दास्ता का नया चार्टर किसने कहा था? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ। अब बात करते हैं आधुनिक भारत की राजनीतिक संस्थाओं के बारे में। तो लैंड होल्डर सोसाइटी, इसकी स्थापना 1838। स्थापना भले ही याद ना रखना, कौन संस्थापक है याद रखना, और कुछ इंपॉर्टेंट के स्थान याद रखना। तो लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी 1839 में लंदन में स्थापना हुई, विलियम एडम इसके संस्थापक थे। देखिए जहाँ पे इम्पोर्टेंट है मैं बता दूंगा, जैसे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना होती है 1851 में कलकत्ता में। देवेंद्र नाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ ठाकुर नहीं, देवेंद्र नाथ ठाकुर इसके संस्थापक होते हैं। इसके बाद आता है मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में स्थापना, जब मद्रास है तो मद्रास में ही। और गजूलू नरसू चेट्टी इसके संस्थापक होते हैं। और इसके बाद फिर इम्पोर्टेंट बम्बई एसोसिएशन 1852 बम्बई में स्थापना होती है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसके बाद लंदन इंडिया कमेटी 1862 लंदन सीपी मुदालियार द्वारा। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन फिर से इम्पोर्टेंट 1866 लंदन में स्थापना करते हैं कौन? दादा भाई नौरोजी। इनको और क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इसके बाद बात करते हैं इंडिया सोसाइटी की। तो 1872 में और लंदन में आनंद मोहन बोस ने इसकी स्थापना करी। और इंडियन एसोसिएशन इम्पोर्टेंट 1876 में इंडियन एसोसिएशन ने कलकत्ता में स्थापना होती है एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। और मद्रास महाजन सभा 1884 मद्रास में वीर राघवाचारी आनंद चार्लू ने इसकी स्थापना करी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 बम्बई में फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी ने इसकी स्थापना करी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो पता ही है किसने करी? 1885 में बम्बई में इसकी स्थापना होती है और ए.ओ. हयूम के द्वारा होती है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने की ओर कौन बढ़ रहा है। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन 1888 में अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना करी। और इम्पोर्टेंट सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 बम्बई में स्थापना करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। होम रूल लीग, ये भी इम्पोर्टेंट कई बार आता है। होम रूल लीग 1916 सन भी आता है। बेलगांव और पूना में एनी बेसेंट और बी.जी. तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना करी। उत्तर प्रदेश किसान सभा भी आया हुआ है 1918 में। लखनऊ स्थापना मालवीय, मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर और इंद्र नारायण। नेशनल लिबरल फेडरेशन 1918 कलकत्ता में स्थापना करते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पीपल्स सोसाइटी 1920 ताशकंद में एम.एन. राय ने इसकी स्थापना करी। सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी 1920 लाहौर में
लाला लाजपत राय ने इसकी स्थापना की। अवध किसान सभा 1920 प्रतापगढ़ रामचंद्र गौरीशंकर जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 बम्बई में स्थापना होती है लाला लाजपत राय एम.एन. जोशी के द्वारा। स्वराज पार्टी इंपॉर्टेंट, स्वराज पार्टी 1923 में इलाहाबाद, सन याद रखना 1923 इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1924 कानपुर इंपॉर्टेंट, सत्यभक्त के द्वारा। आरएसएस, इसको तो याद ही रखना है, सब लोग कोसते रहते हैं आजकल तो 1925 में इसकी स्थापना नागपुर में। और केवी हेडगेवार इसके प्रमुख संस्थापक सदस्य थे। मुस्लिम लीग इंपॉर्टेंट बहुत बार आया है, बहुत बार आया है। और ये पूछा गया कहाँ पर, तो ढाका में स्थापना होती है। सन भी पूछा है तो 1906। आगा खां और सलीमुल्लाह, ये भी पूछा है, आगा खां और सलीमुल्लाह। हिंदू महासभा 1915 मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस 1927 का मद्रास में लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा। और खुदाई खिदमतकार यानी लाल कुर्ती गैंग 1929 पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 जेपी और नरेंद्र देव ने। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 लखनऊ में सहजानंद और एनजी रंगा के द्वारा। एंग्लो ओरिएंटल मोमडन डिफेंस एकेडमी सोसाइटी है ना, एसोसिएशन 1893 में टी बेक के द्वारा इसकी स्थापना की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 1936 अशोक मेहता और मीनू मसानी ने इसकी स्थापना करी। फॉरवर्ड ब्लॉक कैसे भूल सकते हो, और सन भी नहीं भूलना। 1939 कहाँ पर, कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस, भूलना ही नहीं। भारतीय बोल सेवक पार्टी, ये भी पूछ लेता है। 1939 कलकत्ता में स्थापना एन दत्त मजूमदार। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी 1940 कलकत्ता एम.एन. रॉय। और भारतीय बोल सेवक लेनिन दल 1941 कलकत्ता में अजीत राय और इंद्र सेन के द्वारा। क्रांतिकारी समाजवादी दल 1942 कलकत्ता सौमेंद्र नाथ टैगोर। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 जापान में रास बिहारी बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक याद रखना 1939 कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसके बाद बात करें ब्रिटिश भारत में प्रकाशित समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। समाचार पत्र हैं, भाषा है, वर्ष है, प्रकाशन स्थल है, संस्थापक और संपादक है। तो आपको मुख्यतः संपादक याद रखने हैं, भाषा कुछ विशेष की याद रखनी है। और इस प्रकाशन स्थल पूछे गए हैं, कई बार तो हिंदी में पूछ लिए गए हैं ये जीएस के क्वेश्चन। तो चलिए इसको शुरू करेंगे अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।